नवंबर 2020 से दिसंबर 2021, एक साल इस देश में किसान आंदोलन चला। आखिरकार नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया? 3 कृषि कानून वापस ले लिए। तब क्या माहौल था, याद है ना आपको? कि अब तो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। फरवरी मार्च 2022 में, यानी आंदोलन खत्म होने के महज 2 से 3 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए। कितने? 5 राज्यों के। गिन लीजिए वो। उत्तर प्रदेश कृषि आंदोलन का ये मरकज था, एपिसेंटर। यूपी का नोएडा, गाजियाबाद। दूसरा पंजाब, फिर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। ये वो सारे, उत्तराखंड तो जिसकी एक सीमा हरियाणा से लगती है, जो आंदोलन का सबसे बड़ा एपिसेंटर था। सारे किसान वहां पर बैठे हुए थे। और इन राज्यों में जब चुनाव हुए, किसान आंदोलन में सरकार की ज्यादती, किसानों की बेहाली विपक्ष से सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। जैसा आज कर रहा है कि जेनजी पर ये लाठियां बरसा रही है सरकार, ये कर रही है, वो कर रही है, किसान नाराज, सरकार पलट देंगे। तब भी हुआ था। मौका हमारे पास है, किसी और के पास है ही नहीं, ये विपक्ष को लगा था। यूपी में बीजेपी इतिहास रचते हुए फिर से सत्ता में आई। उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई, सत्ता में बीजेपी आई। गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने अपने पिछले सारे प्रदर्शन को सुधार दिया। जहां आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, पंजाब, वहां तो खेल ही हो गया। कांग्रेस जो खुश हो रही थी कि अब तो बीजेपी गई, वो तो आई नहीं आई, पंजाब से कांग्रेस गई। किसान आंदोलन से एंटी बीजेपी सेंटिमेंट फेवर कर गया आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस आउट हो गई, सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई। हुक्म, इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव 51 से शुरू हुए हैं। तो जब चुनाव हुए हैं तो उपचुनाव भी बीच बीच में होते रहे होंगे ना। साल था 1963। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव उस वक्त हुए, एक अमरोहा और दूसरा फर्रुखाबाद। दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस कभी हारी नहीं थी, हार गई, बिल्कुल बांकीपुर की तरह। अमरोहा से कौन जीते? निर्दलीय जेपी कृपलानी। फर्रुखाबाद से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया। दोनों जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। पंडित नेहरू इस हार से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को एक लेटर लिखा। उस लेटर में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर पूरी तरह से निष्पक्ष न होने का आरोप तक लगा दिया। कांग्रेस के नेताओं को चुनाव को सीरियसली नहीं लेने की बात भी कही। अब पंडित नेहरू राजनीति को समझते थे, उन्हें मालूम था उपचुनाव में हार उनके इकबाल पर सवाल उठाएगा। पर इस नतीजे के बाद 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस उपचुनाव में हार गई थी। अपने 2 प्रधानमंत्रियों के मृत्यु के सदमे के बावजूद जीतकर सत्ता में आ गई, क्योंकि उपचुनाव की गलतियों से तब की कांग्रेस ने सीख हासिल कर ली। 63 से सीधे 2009 में आ जाइए। बिहार, जहां नतीजों में विपक्ष लोकतंत्र की महक महसूस इस वक्त कर रहा है, वहां उपचुनाव हुए। कौन सा साल था? 2009। 16 विधानसभा सीटों पर जब नतीजों की घोषणा हुई, विपक्ष में बैठे आरजेडी सहित तमाम पार्टियों ने 16 में से 10 सीटें जीती। कितनी? 16 में से 10। नीतीश और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली। आरजेडी के लालू यादव ने तो घोषणा कर दी कि 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही नतीजे हम दोहराएंगे। लेकिन दिसंबर 2009 में जिस विपक्ष को जनता ने 10 सीटें दी, उसी विपक्ष को नवंबर 2010 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार मिली। आरजेडी को विपक्ष का नेता बनने लायक यानी 25 सीटें भी हासिल नहीं, 22 पर सिमट गई। राबड़ी देवी खुद की सीट राघोपुर का चुनाव तक हार गई। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाइए।
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 403 में से 312 सीट जीतकर सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बन गए। दोनों उस वक्त सांसद थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद थे। दोनों ने सीटें खाली की। उत्तर प्रदेश के ही कैराना की सीट भी सांसद हुकम सिंह के निधन की वजह से खाली होगी, यानी 3 उपचुनाव होने थे। तीनों जगह हुकम बीजेपी हार गई। मतलब प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग उप मुख्यमंत्री के लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव हार गई। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष यही कहने लगा, सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार की उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू। वैसा ही माहौल बिल्कुल जैसा अभी। गोरखपुर में सवर्ण समीकरण समझाया जाने लगा। कैराना में जाट राजपूत समीकरण समझाया जाने लगा। बांकीपुर में जैसे समझाया जा रहा है ना सवर्ण वाला, ये सब हुआ। और फिर इन नतीजों के करीब 1 साल बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। नतीजा बताऊं? गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। फूलपुर से बीजेपी के केशारी देवी पटेल 1,71,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाते। कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी 92,000 से ज्यादा वोट से जीत जाते हैं। केंद्र में बीजेपी 303 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। यानी जिस आंदोलन के माहौल को 3 साल तक या 3 साल बाद भुनाने का गणित इस वक्त बिठाया जा रहा है, उसको किसान आंदोलन के बाद ही बाद की हकीकत जो है वो बिगाड़ रही है। उपचुनाव के नतीजों में जिन लोगों को सत्ता दिख रही है, उसका सपना 1963 से लेकर 2018 के उपचुनाव के नतीजे तक टूटता हुआ दिख रहा है, और वो भी फैक्ट्स में। जातिगत गणित ये बता रहा है, और बताकर जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का खेल खराब हो गया है, गोरखपुर की कहानी उसकी हकीकत बयां कर रही है। हालांकि इन तीनों पार्ट के बाद एक पार्ट सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी के रणनीतिकार जितना जल्दी ये समझ ले कि उनका वोट बैंक उनसे किन किन मुद्दों पर नाराज है और कोई वोट बैंक उनकी बपौती नहीं है, बीजेपी के लिए यह बेहतर होगा जितना जल्दी समझ ले। नहीं तो आगे 5 राज्यों के चुनाव सर पर है। 4 राज्यों में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ना, अपने वोट बैंक को साधना, बीजेपी के रणनीतिकारों ने अगर इसे ध्यान में नहीं रखा और बांकीपुर से अगर नहीं सीखी, तो फिर जो सपना इस वक्त और जो बबल, जो गुब्बारा विपक्ष अभी कह रहा है कि हमें तो दिख रही है हवा, फिर वो हवा सबको दिखेगी, क्योंकि ये राजनीति है। कब किसको राजा और रंक बना जाए कोई नहीं जानता।